सेकंड पार्ट है उस वीडियो का जिसमें हम चैप्टर 25 कर रहे थे। तो फर्स्ट वीडियो में हमने सिर्फ सैडल नोज़ तक पढ़ा था। अब हम पढ़ने लगे हैं हम्प नोज़ और क्रूक नोज़ के बारे में। हम्प नोज़ जो होती है इसमें बेसिकली बोन भी इन्वॉल्व हो सकती है, कार्टिलेज भी हो सकती है और दोनों पार्ट्स की डेविएशन हो सकती है। इसको हम करेक्ट करते हैं रिडक्शन राइनोप्लास्टी से। अब हम्प नोड हमने ये वाली पढ़ी थी। अब देखिए हमने पढ़ा है कि 1/3 अपर वाला जो होता है बोनी होता है, ये वाला, और ये वाला जो 2/3 है ये कार्टिलेजनस है। अब ये डिपेंड कर सकता है, हो सकता है कि वो हम्प यहाँ पे हो सकता है कि वो दोनों को इन्वॉल्व कर रहा हो, या हो सकता है वो सिर्फ कार्टिलेजनस पार्ट का हो। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम रिडक्शन करते हैं। पिछले वाले जो वीडियो थी उसमें हमने किया था कि रिडक्शन और ऑगमेंटेशन में क्या फ़र्क है। जब हम कोई सेप्टम में चीज़ ऐड करेंगे, बोनी या कार्टिलेजनस पार्ट या फिर कोई स्ट्रिप या टेफ्लॉन प्लेट्स, तो वो इंक्रीज़ कर जाएगा हमारा बोनी सेप्टम, उसके डिप्रेशन को दूर करने के लिए। और रिडक्शन में हम क्या करते हैं, इसमें हम जो हमारा नेज़ल फ्रेमवर्क है उसमें इंसिजन देते हैं और वहाँ से हम्प्ड या वो पार्ट जो थोड़ा सा बड़ा हुआ हो उसको रिमूव कर देते हैं और लेटरल वॉल को हम रिड्यूस कर देते हैं, यानी उसका जो लेवल है ना उसको कम कर देते हैं ताकि हम्पनेस जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है। अब उसके बाद है क्रूकड या डेविएटेड नोज़। अब ये हमारे पास है क्रूकड या डेविएटेड नोज़। कुछ लोगों की नाक जो होती है ना वो बिल्कुल सीधी दिख रही होती है, मतलब फिज़िकली तो उनमें कोई अबनॉर्मेलिटी नहीं होती ऐसी, मतलब जब उन्हें लेटरल साइड से देखें तो इतनी ज़्यादा डिफॉर्मिटी नहीं फील हो रही होती कि हम्प्ड है या कुछ। क्रूकड नोज़ ये होती है कि जब हम उसको बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल से बिल्कुल स्ट्रेट गेज में देखें 1 to 1 आर्म डिस्टेंस पे, तो हमें उसकी नोज़ नॉट ओनली इंटरनली बट आल्सो एक्सटर्नली डेविएटेड मिलती है। अब ना थोड़ा सा ये वाइवा पॉइंट से याद रखना है कि डेविएटेड नोज़ और ये जो क्रूक नोज़ ये दोनों एक ही चीज़ है, और डेविएटेड नेज़ल सेप्टम इसमें थोड़ा डिफरेंस है। कुछ लोगों की जो नेज़ल सेप्टम होती है, यानी जो मीडियल वॉल है नोज़ की, वो हमारे पास डेविएटेड होती है, पर उनकी बाहर से कोई डिफॉर्मिटी नहीं नज़र आ रही होती, उनका नोज़ हमें बिल्कुल स्ट्रेट फील हो रहा होता है। और वो लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ये प्रेजेंट करते हैं कि हमें काफ़ी अरसे से नाक हमारा बंद रहता है, हमें बहुत ज़्यादा नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन या नेज़ल डिस्चार्ज आता रहता है, और हमें माइग्रेन का इशू रहता है या साइनसिस का इशू रहता है। तो वो लोग होते हैं डेविएटेड नेज़ल सेप्टम वाले, जिनकी एक्सटर्नल कोई डिफॉर्मिटी हमें नज़र नहीं आती। लेकिन अगर हम देखें कि क्रूक्ड नोज़ या डेविएटेड नोज़ वाले, तो इट इज़ पॉसिबल कि उनको इंटरनली कोई इशू ना चल रहा हो, यानी वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हो, बट एक्सटर्नल कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी है जो फील हो रही है और जो फ्यूचर में उनकी डेविएटेड नेज़ल सेप्टम की वजह भी बन सकती है, और माइग्रेन, साइनोसाइटिस, एनोस्मिया, इन सब चीज़ों की रीज़न बन सकती है। तो क्रूक नोज़ और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको बता दिया। ओके। तो अब ये जो क्रूक नोज़ वाली बात है इसमें यह है कि ये हमारे पास डोर्सम फ्रॉम फ्रंटो नेज़ल एंगल टू टिप्ड, ये देखेंगे वो है फ्रंटल बोन, और ये फ्रंटल बोन है और ये नेज़ल बोन है। इन दोनों के जंक्शन से लेकर टिप तक ये कर्व्ड हो, या तो ये हमारे पास सी शेप्ड मैनर में हो या फिर एस शेप्ड मैनर में हो। ठीक है, ये बात अब आपने देख लेनी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो डिफॉर्मिटीज़ होती हैं ये देखें एक्सटर्नली जब भी कोई डिफॉर्मिटी आएगी ना, उसकी 2-3 काजेज़ आपको पता होनी चाहिए। या तो ट्रॉमा हो सकता है, या कोई कंजेनिटल डिफेक्ट हो सकता है, बाय बर्थ कोई इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो ट्रॉमा तो है ही है, इसके अलावा क्या हो सकता है कि नियोनेटल पीरियड में कोई चेंज आ जाए, या फिर वो डेवलप ही ना करे वो वाला पार्ट। और डेविएटेड और क्रूक नोज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अब आती है एक नई टर्म, वो है हमारे पास राइनोप्लास्टी या सेप्टो राइनोप्लास्टी। अब सर का वाइवा क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन, कि व्हाट इज़ सेप्टोप्लास्टी, व्हाट इज़ राइनोसेप्टोप्लास्टी एंड व्हाट इज़ सिंपल राइनोप्लास्टी। ओके, अब जो सेप्टोप्लास्टी है उसमें हम सेप्टल डेविएशंस को ठीक करते हैं। ये पॉइंट अब आपने कहीं बुक पे नोट कर लेना है कि सेप्टोप्लास्टी में हम या एसएमआर के अंदर हम सेप्टम की डेविएशंस को ठीक करते हैं। सेप्टो राइनोप्लास्टी, राइनो किसके लिए वर्ड यूज़ होता है, नोज़ के लिए। सेप्टम और नोज़ की जो डिफॉर्मिटी है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए जो ऑपरेशन करते हैं उसे हम कहते हैं सेप्टो राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी में हम नोज़ की एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी को भी ठीक करते हैं, चाहे इसके लिए हमें इसको बोन निबलर के थ्रू ठीक करना पड़े या फिर हमें इसमें स्टंट डालने पड़े। जब तक कि हमारी नोज़ की एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी दूर नहीं हो जाती, उस सर्जरी को हम कहते हैं राइनोप्लास्टी या सेप्टो राइनोप्लास्टी, जबकि सेप्टोप्लास्टी सेप्टम की होती है। अब फिर आगे एक और पॉइंट है कि हमारे पास एसएमआर और सेप्टोप्लास्टी में क्या डिफरेंस है। सब म्यूकोजल रिजेक्शन सर्जरी
और सेप्टोप्लास्टी। ये अभी नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें आप देख लीजिएगा, जिसमें हम सेप्टम वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये बात मैं आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर करूँगी। यहाँ पे अब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अभी हमने सिर्फ इतना सा ही पढ़ा है कि हमारे पास सेप्टोराइनोप्लास्टी और जो हमारे पास सेप्टोप्लास्टी है, इसमें क्या डिफरेंस है। अगर हमने बाहर और अंदर दोनों नेज़ल डिफॉर्मिटीज़ को ठीक करना है तो हम करेंगे सेप्टोराइनोप्लास्टी, और अगर हमने सिर्फ इंटरनली नोजल डिफॉर्मिटी को ठीक करना है या डेविएशन को ठीक करना है तो हम करेंगे सेप्टोप्लास्टी। दैट्स इट। उसके बाद आ जाते हैं हम डिजीज़ के बारे में। अब जो डिजीज़ पहले हमने किए हैं ना यहाँ से, कि ये ट्यूमर्स के ना आपको बस नाम पता होने चाहिए कि कंजेंटल ट्यूमर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अब डर्माइड सिस्ट की ना कुछ टाइप्स होती हैं, वो आपने देख लेने कि मतलब जो एक होता है हमारे पास सिंपल डर्माइड सिस्ट, एक होता है इम्प्लांटेशन डर्माइड सिस्ट, और इसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, इसमें स्किन इन्वॉल्व होती है, डर्मिस वाली लेयर होती है, डेब्रिस होता है, हेयर्स होते हैं। ये हमारे पास एक डर्माइड सिस्ट के कंपोनेंट्स हैं, बस इतना ही पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ये जो हमारे पास है ना डर्माइड विद द साइनस और इंसेफेलोसील, इसके बारे में बस इतना ही याद रखना है, डर्माइड विद द साइनस। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पे एक मोर इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, वो ये है कि व्हाट इज़ साइनस एंड व्हाट इज़ फिस्टूला। तो साइनस क्या है, हमारे पास कोई एक ओपनिंग हो, यानी या अंदर कोई ओपनिंग बनी हो या हमारी स्किन पे कोई ओपनिंग हो। साइनस इज़ वन ओपनिंग वाइल फिस्टूला इज़ कम्युनिकेशन बिटवीन टू एपिथेलियल सेल्स, यानी इंटरनल ओपनिंग भी हो और एक्सटर्नल ओपनिंग भी हो, कम्युनिकेशन बनाओ, एक पाथवे बनाओ। साइनस में सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है। ये सर का फेवरेट क्वेश्चन है, वाइवा क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन साइनस एंड फिस्टूला, तो ये हमने कर लिया। अच्छा, ये जो हमारे पास है ना डर्माइड विद द साइनस, अब डर्माइड के कंपोनेंट हमने देख लिए, स्किन होगी, डेब्रिस हो गया, हेयर्स हो गए और एपिडर्मिस या डर्मिस होगी। अब जो बच्चे होते हैं ना छोटे, इस टॉपिक का ओवरव्यू यही है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके अंदर ना साइनस बन जाता है डोर्सम ऑफ द नोज़ पे, तो वहाँ से ना हेयर भी प्रोट्यूड कर रहे होते हैं। अब इन सब केसेस में जो साइनस है ना वो हमारे पास जाके डर्माइड सिस्ट की तरफ चला जाएगा, और फिर वो जो सिस्ट है उसके थ्रू वो हमारी सेप्टम से भी कनेक्टेड होगा, स्किन से भी कनेक्टेड होगा। इस केस में हमारे पास मेनिंजाइटिस का इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो हमारी नेज़ल बोन है उसको स्प्लिट करते हैं, यानी उसको पहले कटिंग करते हैं, उसमें से हम उसको रिमूव कर देते हैं जो हमारे पास एक्सटेंशन आई होती है उस सिस्ट की, और न्यूरोसर्जिकल टेक्निक को यूज़ करते हैं। अब इसके बारे में सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए किस एज में होता है, इसकी कॉम्प्लिकेशन में मेनिंजाइटिस डेवलप हो सकता है और इसका ट्रीटमेंट पता होना चाहिए, न्यूरोसर्जिकल ऑर्थोलेरिंजियल अप्रोच। उसके बाद आ जाते हैं हम ट्यूमर्स ऑफ एक्सटर्नल नोज़, ये वाला टेबल आपने अच्छे से याद कर लेना है, डैश देना। उसके बाद आ जाते हैं हम बिनाइन ट्यूमर पे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है। अब आपको याद होगा कि हमने एनाटॉमी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि बिनाइन ट्यूमर क्या है, कि जो हमारे पास जिन लोगों का, अब इसका ना ओवरव्यू ये है डर्माइड साइनस का, बाकी आपने पढ़ना खुद है, मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे सकती हूँ। राइनोफाइमा ना, अब आपने ना इस बंदे की शक्ल को देखना है अच्छे से, देखें इसकी ना एक मतलब पोटाटो लाइक अपीयरेंस कह लें, या फिर मतलब पकौड़े की तरह की नाक जो जिसे हम कहते हैं, तो इट इज़ राइनोफाइमा ना, ये पोटाटो लाइक ट्यूमर होता है, ठीक है। इसकी 4-5 फीचर्स हैं। पोटाटो लाइक है, स्लो ग्रोइंग है, ठीक है। उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनको एक्नी का इशू होता है, ठीक है। एक्नी वाले के अंदर होता है, सेबेशियस ग्लैंड को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। और ये पिंक लोब्यूटेल मास है। इसको ठीक करने की ज़रूरत सिर्फ हमें तब पेश आती है जब ये हमारे पास नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन काज कर रहा हो, या फिर हमारे पास वीएन में कोई प्रॉब्लम काज कर रहा हो, या कॉस्मेटिकली अनबेयरेबल हो। तो उस केस में हम इसको ट्रीट कैसे करते हैं, ऑफ कोर्स इसको हम सर्जरी के थ्रू ट्रीट करेंगे। सर्जरी में हम इसको नाइफ़ के थ्रू कट कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र यूज़ कर सकते हैं, और अगर ये बहुत बड़ा हो तो रिमूव करने के बाद हमें वहाँ पे स्किन ग्राफ्टिंग भी करनी पड़ सकती है। दैट्स इट। इतनी ही बातें आपको पता होनी चाहिए जो मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद आ जाते हैं बेसल सेल और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा पे। अब इसमें ना तस्वीर देखना बड़ा ज़रूरी है। देखें जो बेसल सेल कार्सिनोमा है वो कहाँ पे है, और इधर देखें ये जो हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है ये कहाँ पे है। अब बेसल सेल के बारे में आपने पेट पॉइंट्स जो बातें हैं वो ये याद रखनी है कि ये हमारे पास इन्वॉल्व करता है इक्वली मेल और फीमेल दोनों को इन्वॉल्व करता है। इसका दूसरा नाम है रोडेंट अल्सर, ठीक है। और इसकी कॉमन साइट है टिप और एला। देखो ये वाली जो जगह होती है ना, ये वाली, ये है हमारे पास एला, और ये वाला पोर्शन है हमारे पास टिप। तो अगर कोई ट्यूमर इन दो जगहों को स्किप कर रहा है तो वो हमारे पास है स्क्वेमस। ये कहाँ पे है, अब एला पे है, ठीक है। और इसके बारे में और एक बात याद रखनी है, वो ये कि ये मेटास्टाइज बहुत कम करता है, और इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि इसका साइज़ क्या है, लोकेशन क्या है और इसकी डेप्थ क्या है। उसके लिए हमने इसकी सर्जरी कर सकते हैं, रेडिएशन एक्सपोजर दे सकते हैं, या क्रायो सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है।
और अगर ये बार बार हो जाता हो किसी बंदे को तो फिर हमने उसके जिस जगह पे ये हो रहा है यानी बोन में कार्टिलेजिनस पार्ट उसको हम सर्जिकली रिमूव करके, और फिर आपको पता है कि जब हमने सेप्टम से सर्जरी या बोन के थ्रू कोई भी पार्ट रिमूव करना है तो हमने फिर क्या करना होता है, हमने उसमें ऑगमेंटेशन करनी होती है ना, या सेप्टोराइनोप्लास्टी कर देनी होती है ताकि उसकी डिफॉर्मिटी ना आए। अब स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का आप देख लें कि ये कहाँ पे होता है। ये हमारे पास इन्वॉल्व करता है नोज़ की साइड्स को और क्लोमूला वाले पोर्शन को, ठीक है। और इसमें मेटास्टेसिस भी ज़्यादा होता है। अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि मेटास्टेसिस इसमें ज़्यादा होता है। इसको भी ट्रीट करने के लिए हम सर्जिकली कर सकते हैं, इसमें रेडिएशंस दे सकते हैं। और मेलानोमा के बारे में कुछ नहीं याद करना, बस इतना याद रखना कि अगर हमारे पास वो पूछे ना कि सुपरफिशियली कोई ट्यूमर है और वो स्लो ग्रोइंग है और इन्वेसिव टाइप का, तो वो मेलानोमा हो सकता है। लेकिन ये सबसे लीस्ट कॉमन, अगर एमसीक्यूज बना तो वो पूछेंगे लीस्ट कॉमन ट्यूमर कौन सा नोज़ का, मेलानोमा। उसके बाद फ्रंकल बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसका ओवरव्यू दे देते हैं। इसका ओवरव्यू ये है कि हमारे पास जो ग्लैंड्स है ना सुपरफिशियल सरफेस के, हेयर फॉलिकल्स, स्पेशली हेयर फॉलिकल्स का अगर स्टेफ ओरियस का इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से जो हमारे पास एक जो इन्फेक्शन को नाम देंगे वो फ्रंकल या बॉयल हो सकता है, ठीक है। और इसके काजेस क्या हो सकते हैं, इसमें कुछ लोगों की नोज़ में फिंगर डालने की आदत होती है, नोज़ पिकिंग की आदत होती है, उनके अंदर ज़्यादा होता है। शुरू में लेजन स्मॉल होती है लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ ये पेनफुल और टेंडर होती जाती है। इसकी लोकेशन पे बहुत डिपेंड करता है। आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा डेंजर एरिया ऑफ द फेस के बारे में, तो इसकी लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। और ये स्प्रेड भी कर सकता है साथ वाले एरियाज़ में इन्फ्लेमेशन बढ़ने की वजह से। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि हमने वार्म कंप्रेसेस देने हैं, एनाल्जेसिक्स देने हैं। तीसरे नंबर पे हमने सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देनी है कि फर्दर इन्फेक्शन स्प्रेड ना करे। अगर आपको लग रहा है कि फ्रंकल जो है वो स्क्वीज़ नहीं हो रहा या इंसाइज नहीं करना उसको, ये अब आपने याद रखना है कि किसी भी केस में आपने फ्रंकल को स्क्वीज़ नहीं करना और इंसाइज नहीं करना, क्योंकि अगर आप करेंगे तो फिर डेंजर एरिया ऑफ द फेस के अंदर आएगा और फिर फेशियल वेन के थ्रू कैवर्नस साइनस में इन्फेक्शन चला जाएगा। और वहाँ के लिए फिर आपको पता है कैवर्नस साइनस का इन्फेक्शन कितना डेंजरस होता है और डेथ भी हो सकती है। फ्रंकल ऑफ द नोज़ जो है इसको हमने सेलुलाइटिस के साथ मिक्स नहीं करना। हेयर फॉलिकल्स का इन्फेक्शन फ्रंकल है, सेलुलाइटिस स्किन का इन्फेक्शन है, ओके दैट्स इट। वेस्टिबुलाइटिस जो है उसकी निस्बत कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में बस इतना याद करने के नेज़ल डिस्चार्ज किसी भी वजह से, राइनाइटिस हो, साइनोसाइटिस या एलर्जी की वजह से हो जाए, या बार बार नाक साफ़ करते हैं जब टिश्यू से या हैंडकरचीफ से, तो नेज़ल साइड्स पे जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन सी हो जाती है, रेडनिंग सी, उसे हम कहते हैं वेस्टिबुलाइटिस, स्टेफ ओरियस की वजह से होती है। अब इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक्यूट या क्रॉनिक। एक्यूट के अंदर स्किन रेड स्वेलन टेंडर हो जाती है और उसके ऊपर से ना थोड़े थोड़े स्केल्स या क्रस्ट से नज़र आते हैं। ये ज़्यादातर अपर लिप वाले पोर्शन पे होता है जहाँ पे कॉन्स्टेंटली डिस्चार्ज आ रहा होता है या कॉन्स्टेंट क्लीनिंग करनी पड़ती है। जबकि जो क्रॉनिक फॉर्म है ना, ये हमारे पास पेनफुल फिशर्स या क्रस्ट, अब सिर्फ क्रस्ट ही नहीं होनी बल्कि वहाँ पे कट्स भी बन जाएंगे, ठीक है। बात अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। फ्रंकल अगर किसी को हो गया, सबसे पहले तो हमने नेज़ल वेस्टिब्यूल से क्रस्ट या स्केल्स वगैरह को रिमूव करना है, उसकी क्लीनिंग करनी है, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का एप्लीकेटर अप्लाई करना है, एंटीबायोटिक स्टीरॉयड ऑइंटमेंट देनी है और इसको कुछ हफ्ते तक यूज़ करते रहना जब तक कि कंडीशन ठीक नहीं हो जाती। उसके बाद ये स्टेनोसिस और एट्रीजिया जो है ना, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसको आपने रीड करना है तो आपकी मर्ज़ी, आप कर लीजिएगा रीड। इसके अंदर कोई इतना ख़ास लिखा नहीं हुआ, लेकिन फर्दर चैप्टर के अंदर आगे इसको डिस्कस करेंगे हम नेज़ल सेप्टम वाले के अंदर, ठीक है। और इसके बाद ये ट्यूमर्स के सिर्फ नेम करने हैं, ये आपने अच्छे से कर लेना है।